बच्चों गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार। प्लीज लुक एट द बोर्ड। बोर्ड की तरफ देखें बच्चों। यहां तक मैं आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ाते पढ़ाते आ गया था और बच्चों मैं आपको समझा रहा था सबसे पहले एस का मतलब, लेकिन एक्चुअली हुआ कि वो टाइम हो गया और चूंकि टाइम हो गया इसलिए मैं अपनी पूरी बात आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर पाया था, आज करूंगा। तो बच्चों सबसे पहले आप देख रहे हो इसमें लिखा हुआ है एस, और एस का मतलब मैंने आपको उदाहरण दिया था, एन एम्प्टी विशल मैक्स मोर नॉइज, माने तोता चढ़ा बाजे गना। प्लीज लुक एट योर नोटबुक्स। आपकी नोटबुक्स में जरा देखिए, आपकी ये सेंटेंस जरूर लिखा हुआ होगा। मैंने लिखवाया द एन एम्प्टी विशल मैक्स मोर नॉइज, एक खाली बर्तन ज्यादा शोर मचाता है। एन एम्प्टी विशल मैक्स मोर नॉइज, एक खाली बर्तन ज्यादा शोर मचाता है। अब बच्चों एक बात बताओ आप मुझे, एक रहस्य की बात आपको भी समझा देता हूं, काम आपकी आएगी और 10th में हो आप इसलिए आएगी और आगे जरूर आएगी। तो देखो सेंटेंस दोबारा लिखना पड़ रहा है मुझे, एन एम्प्टी, ठीक है। फिर है बच्चों WESSEL, ठीक है, एन एम्प्टी वेसल, ठीक, एन एम्प्टी वेसल। फिर ये सिंगुलर है इसलिए आपने बच्चों मैक्स का प्रयोग किया था, मैक्स मोर नॉइज। अब बच्चों आपको 2-3 बातें समझ लेनी चाहिए इस सेंटेंस में। सेंटेंस के माध्यम से पढ़ाता हूं मैं। एक सेंटेंस के बच्चों, एक सेंटेंस की अलग अलग प्रकार से हम उसका पोस्टमार्टम करेंगे, उसका पंचनामा करेंगे, उसके शब्द शब्द की, उसके पद पद की व्याख्या करेंगे, तो सब चीजें अपने आप ही समझ में आ जाएगी। यही तरीका है मेरे पास। अब देखो बच्चों, इसके माध्यम से मैं आपको 2-3 बातें समझाऊंगा। पहली बात तो आपको पता है बच्चों, मेक्स इसमें वर्ब है, और एक बात अच्छे से समझ लो बच्चों कि मेक का मतलब बनाना होता है। क्या होता है? तो शोर कोई बनाया थोड़ी जाता है, तो बच्चों शोर मचाना। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेक का एक मतलब तो होता है बनाना, और शोर के साथ में बच्चों ये क्या होता है, ये मचाना का अर्थ भी यही देता है। जैसे चोर मचाए शोर, तो चोर तो शोर ही मचाएंगे, शोर बनाएंगे थोड़ी हो। तो बच्चों इस तरीके की बातें हैं। जैसे हम कहते हैं साहब कदम उठाए, तो ऐसे थोड़ी, जब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेक स्टेप, स्टेप लिए। तो बच्चों स्टेप लिए जाते हैं, कदम उठाए जाते हैं। तो ऐसे थोड़ी क्या कदम लिए, ऐसे नहीं बोलेंगे हम, और ऐसे भी नहीं बोले क्या स्टेप उठाए, क्या स्टेप्स लिए। वो बातें अपनी जगह हैं। तो अब देखो बच्चों, आपको एक बात तो समझ में आ गई है कि मैक्स का मतलब क्या होता है, मचाना भी होता है। अब दूसरी और सबसे अहम बात जो आपको समझाने वाला हूं बच्चों, वो ये है कि वेसल यानी क्या होता है। तो सब लोग जानते हैं कि वेसल का मतलब होता है पोट, POT, पोट यानी खाली बर्तन। अब बच्चों खाली बर्तन को धड़ाम से गिराओगे, एक बरी हुए को गिराओगे तो बराबर तो इतनी आवाज नहीं करेगा। लेकिन आपको पता तो था चना बाजे घना। तो मैंने आपको कहा कि ये कहावत है, ये एक प्रोवर्ब है, ये एक सेइंग है, एंड दिस इज नॉट एन ईडियम। ये ईडियम नहीं है। हालांकि ईडियम में और प्रोवर्ब में ज्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन ये फर्क होता है। मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था क्या फर्क होता है, कि मुहावरा वो होता है जो बच्चों में से क्रियांत होता है, अर्थात उसके अंत में क्रिया का प्रयोग किया जाता है और वाक्य में बिल्कुल फिट हो जाता है, उसका अलग से वजूद दिखाई नहीं दिया देता है। लेकिन बच्चों जब कहावत को आप वाक्य में प्रयुक्त करते हो, लोकोक्ति, एक ही बात है, कहावत कह दो, लोकोक्ति कह दो, सूक्ति कह दो, या प्रोवर्ब कह दो, या सेइंग कह दो, जब बच्चों आप इसका प्रयोग वाक्य में करते हो तो उस वाक्य में फिट नहीं होता है, इसका वजूद अलग से दिखाई देता है। ठीक है, कोई सा प्रयोग करके देख लो, जैसे आम की आम गुठली के दाम, तो बताओ वाक्य में कहां सेट हो गए, नहीं हो गए तो। लेकिन वो हो जाएगा, कौन सा उल्टी गंगा बहाना, राम ने मुझसे कहा कि क्यों उल्टी गंगा बहा रहे हो, ये वाक्य में सेट हो गया, उसको सेट करके दिखा दो, वो नहीं होगा। यानी वाक्य में प्रयोग करोगे आप, लेकिन वो वाक्य में सेट नहीं होगा, वो अलग से आपको उसका वजूद अलग से दिखाई देगा। ओके, जैसे नदी समंदर में जाकर अपना अस्तित्व खो देती है, वैसे मुहावरा वाक्य में मिल करके अपना अस्तित्व खो देता है। लेकिन बच्चों जैसे छोटा सा द्वीप होता है ना, जो अलग से दिखाई देता है, ऐसे ये जो कहावतें होती है, ये क्या होती है बच्चों, ये वाक्य के सागर में मिल तो जाती है, फिर भी इनकी एक अलग से पहचान होती है। ये एक द्वीप की तरह जो है थोड़ा बहुत जो है अपना मुंह निकालती रहती है, दिखती रहती है। ओके, अब बच्चों एक बात तो समझ में आ गई है आपको, दूसरी बात और समझो। इस वेसल का मतलब होता है बच्चों SHIP, शिप। हिंदी में कहें तो बो, देखो ये है बच्चों बो ही तय, इसका हिंदी अनुवाद है। शिप को हिंदी में बोहित कहते हैं, माने पानी में जहाज वगैरह जो होते हैं उनको बोलते हैं। हवाई जहाज भी होते हैं, पानी का जहाज भी होता है। अब बच्चों मुझे बताओ, अगर मैं इसका ये अर्थ लगाता हूं तो क्या अर्थ निकलेगा कि ये खाली बर्तन ज्यादा शोर मचाता है,
और अगर मैं इसका दूसरा अर्थ निकालूं कि काली जहाज, एक तो भरा हुआ जहाज जाए, तो भरा हुआ जहाज जाएगा तो वो तो आराम से जाएगा, खाली जाएगा तो लहरों से इधर उधर ज्यादा मचलेगा, ज्यादा ही लेगा, तो जाहिर सी बात है थोड़ा ज्यादा हल्ला तो ये मचाएगा। तो बच्चों मीनिंग ये भी सेट हो रहा है, मीनिंग ये भी सेट हो रहा है। एक शब्द के जब एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं, एक शब्द के एक ही बार प्रयुक्त होता है, ठीक है। व्हेन ए वर्ड इज यूज्ड ओनली वंस, जब किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है सिर्फ एक बार, बट इट इज मोर देन वन मीनिंग। देखो बच्चों, मोर देन वन आ रहा तो मीनिंग आएगा, और मोर देन टू आएगा तो मीनिंग्स आएगा। ये ध्यान दो, मोर देन वन के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर तो उधर भी सिंगुलर, और अगर इधर प्लूरल तो उधर भी प्लूरल, इस तरीके की बात है, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको कहा कि मोर देन वन मीनिंग, तो आप ये देखो कि इसका मीनिंग ये भी सेट हो रहा है, ये भी सेट हो रहा है। तो जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में सिर्फ एक बार किया जाए, ठीक है, लेकिन उसके अर्थ एक से ज्यादा हो, तो बच्चों आप उसे क्या बोलते हैं? उसे हिंदी में बच्चों आप बोलते हैं श्लेष अलंकार। क्या बोलते हैं उसे हिंदी में? श्लेष अलंकार। ये बच्चों हिंदी में क्यों बताना पड़ा मुझे? मैं तो इंग्लिश में बता सकता था, इसलिए बताना पड़ा क्योंकि श्लेष शब्द जो है ना बच्चों, इसका माने होता है चिपकना। क्या होता है? चिपकना। अब आपको भी साहब चिपकना क्या? अरे बच्चों, इस वैशाल शब्द के दो मीनिंग चिपके हुए हैं, एक मीनिंग तो ये चिपका हुआ है, एक मीनिंग ये चिपका हुआ है, तो चिपके हुए ही तो हैं, इसलिए बच्चों श्लेष अलंकार है। अलंकार है बच्चों, ये श्लेष अलंकार है। और इंग्लिश के संदर्भ से अगर देखा जाए तो ये बच्चों अलंकार होते हैं ना, इनके लिए अंग्रेजी में कहा जाता है इनको फिगर ऑफ स्पीच। क्या बोला जाता है? फिगर्स ऑफ स्पीच, यानी वाणी के फिगर होते हैं ये, ठीक है, वाणी के फिगर होते हैं। अब प्रश्न ये है कि श्लेष को क्या बोलते हैं? तो ध्यान दो बच्चों, इसको अंग्रेजी में PUN बोलते हैं। आ गया है समझ में? जब किसी शब्द का प्रयोग सिर्फ एक बार हो लेकिन इसके मीनिंग एकाधिक हो, दैट्स व्हाट वी कॉल पन। वन ऑफ द फिगर्स ऑफ स्पीचेज, वन ऑफ द फिगर्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। अंग्रेजी में बच्चों जो अनेक अलंकार है उनमें से एक पन भी है। तो पन के बारे में बताया, शब्द एक बार आएगा उसके मीनिंग अनेक होंगे। जैसे दूसरा उदाहरण देता हूं, लिखना नहीं है, अब सुनना है, क्योंकि मैं अलंकार नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं आपको अपनी बात क्लियर करना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा ये काइट्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, आकाश में काइट उड़ रहे हैं। दूसरा बच्चा कहता है ये काइट का मतलब क्या है? हमने कहा पतंग। दूसरा बच्चा बोला कि नहीं साहब, आकाश में चीली उड़ रही है। सहमत? आई एग्री, इस बात से भी सहमत हूं। तो बताओ दोनों मीनिंग सेट हो रहे हैं, तो पन हो गया कि नहीं हुआ है? उसी तरीके से लीवर क्या होता है? लीवर होता है हमारे शरीर में होता है, और लीवर कौन होता है? हम सारे लीवर ही तो हैं, बिकॉज वी आर लिविंग लाइफ, क्योंकि हम जिंदगानी जी रहे हैं। तो बच्चों एक सेंटेंस पूछा जाता है, इज लाइफ वर्थ लिविंग? क्या जिंदगी जीने के लायक है? इट डिपेंड्स ऑन द लीवर, इट डिपेंड्स अपॉन द लीवर। ये लीवर पर निर्भर करता है। अगर लीवर ही खराब हो जाएगा तो भोजन कौन पचाएगा? तो बच्चों भोजन नहीं पचेगा तो फिर जीने का मजा ही खत्म हो जाएगा। ओके, दूसरी बात, लीवर का मतलब होता है जैसे मैं जीने वाला हूं, अगर मेरा दृष्टिकोण ही सकारात्मक नहीं है, अगर ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं, मैं पेसिमिस्ट हूं, तो फिर जीने का मजा। तो जीना किस पर निर्भर करता है? जीने वाले पर निर्भर करता है। और जीना किस पर निर्भर करता है? जीने की खुशी किस पर निर्भर करती है? हमारे जिगर पर निर्भर करती है, हमारे यकृत पर निर्भर करती है, जो हमारे भोजन को पचाता है। बताओ दो मीनिंग निकल रहे हैं ना? उसी तरीके से एक राजदूत कौन होता है? एन एम्बेसडर इज ए मैन हु लाइज अब्रॉड फॉर हिज कंट्री। एक राजदूत वह आदमी होता है जो अपने वतन के लिए विदेश में, लाइज माने होता है बच्चों स्थित रहता है, निवास करता है। और लाइज का मतलब क्या होता है? आवश्यकता पड़ती है तो अपने देश का हित साधन करने के लिए वो मिथ्या भाषण भी करता है, वो झूठ भी बोलता है। तो बच्चों लाई का मतलब जानते हो? कूटनीति के तो झूठ तो बोलेगा ही, कूटनीति के सत्य थोड़ी बोलेगा, वो तो आवश्यकता के हिसाब से बोलता है। तो बच्चों मेरा कहने का मतलब लाई का मतलब झूठ बोलना भी होता है, और लाई का मतलब निवास करना भी होता है, और लाई का मतलब लेटना भी होता है। पर यहाँ दो मीनिंग शेड हो रहे हैं, तो समझ में आ गई ये बात? ओके। और बच्चों ये एम्प्टी है, ये एक एडजेक्टिव है, जानते हो? अब एम्प्टी है, लेकिन यहाँ पर बच्चों ब्लैंक का प्रयोग नहीं कर सकते आप, ठीक है? ब्लैंक चेक वगैरह होते हैं, ब्लैंक सीडी होती है, ब्लैंक पेपर होते हैं। उसी तरीके से बच्चों आप जानते हो कि यहाँ वेकेंट का प्रयोग नहीं कर सकते आप। किसका प्रयोग? जैसे बच्चों वेकेंट शीट होती है, वेकेंट शीट, वेकेंट रूम होता है ना? तो एम्प्टी नहीं होता है। हालांकि इसका मतलब भी खाली होता है, इसका मतलब भी खाली होता है, इसका मतलब भी खाली होता है, ठीक है? लेकिन इनका जो यूज है बच्चों उसमें फर्क होता है। हमारे हिंदी में तो यह खाली खाली खाली, सबके लिए खाली, इधर क्या थोड़ा सा फर्क होता है। एनीहाउ, तो बच्चों पहली बात समझ में आ गई। अगर किसी वाक्य में क्या है, कहावत का भाव है। कहावत को अंग्रेजी में क्या बताया? कहावत को कहते हैं अंग्रेजी में बच्चों, एस का माने होता है सेइंग। क्या होता है? ये हो गया साहब सेइंग। अन्यथा बच्चों इसको प्रोवर्ब भी कहते हैं। अब आप कहोगे साहब इसमें तो पी तो आ ही नहीं रहा।
अरे नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, इसका पर्यायवाची बता रहा हूं मैं, लेकिन ये जो पहला शब्द है इसका इसकी फुल फॉर्म मेरी दृष्टि में क्या है, सेइंग है। क्लियर हो गई ये बात? अब बच्चों पहली बात आपको समझा दी गई है। दूसरी बात बच्चों आपको मैंने समझाई थी, कौन सी, याद होगा आपको? यूटी। क्या होता है ये यूटी? यूटी यानी बताया था आपको यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे सनराइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है, तो बच्चों ये तो सदैव होता है, और सूरज कभी ये नहीं सोचता कि रामू ये खेत में ज्यादा प्रकाश दे दूं और श्यामू के खेत में कम प्रकाश दे दूं। ये सार्वत्रिक है, ये सार्वभौमिक है। अब बच्चों यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर तो बहुत सारे फैक्ट भी आ जाते हैं, साइंटिफिक फैक्ट वगैरह, लेकिन उसको मैं फैक्ट में बता दूंगा आपको। तो अब जैसे आपको हम कहते हैं साहब 500 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, तो क्या भारत में उबलता है या उधर अमेरिका में जाओगे तो उधर भी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है? अगर उधर भी उबलता है तो बच्चों ये फ्री यूटी हो गया है। अगर मैं कहता हूं कि पानी का गलनांक बिंदु क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, ऐसा कुछ, तो अगर ये बात सब पर लागू होती है तो बताओ। चलो एक बात और, लकड़ी की स्थिति है, जैसे लकड़ी है, यह बच्चों वुड है, क्लियर? और आगे दिया हमने फ्लॉट, ठीक है, ओवर द वाटर। अब बच्चों यहां पर मुझे बताओ कि गलती कुछ हो गई क्या मुझसे? गलतियां तो हो गई। और अगर मैं यहां लगा दूं द वुड, तो बच्चों पहले सबसे पहले तो दही कटेगा। एक बात, क्यों कटेगा? क्योंकि बच्चों ये वुड क्या है, ये वो एक मटेरियल नाउन है, इसको अपन ऐसे तोलते हैं, किलो 2 किलो 3 किलो इस प्रकार से इसको मापा या तोला जा सकता है, तो ये मटेरियल नाउन है। और जो मटेरियल नाउन होता है बच्चों वह सदैव क्या होता है जरा बताना? वो सदैव सिंगुलर होता है, उसका प्लूरल कभी बनता ही नहीं है। चूंकि ये सिंगुलर है इसलिए बच्चों फ्लॉट में क्या जुड़ेगा, एस जुड़ेगा। क्लियर है? ओवर का प्रयोग नहीं करके बच्चों ऑन का ही होगा। तो आपका वाक्य क्या बन गया, वुड फ्लोट्स ऑन द वाटर, वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। अब बच्चों द वाटर का मतलब तो कोई पर्टिकुलर पानी, ये सारा ही पानी, तो बच्चों ये देखिए आवश्यकता भी नहीं है। क्लियर? अब बोलो, वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, इसका मतलब क्या हुआ, लकड़ी पानी पर तैरती है। तो लकड़ी पानी पर तैरती है बच्चों, ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखना पड़ा है। आगे बात समझ में? एक बात और समझ लो, ये बच्चों फ्लोट है, FLOAT, और ये स्विम, SWIM, इसका मतलब भी तैरना, इसका भी तैरना। लेकिन बच्चों जब कोई सजीव तैरता तो स्विम आता है, अगर भैंसे तैरेगी तो स्विम आएगा, इंसान तैरेंगे तो स्विम आएगा, लेकिन बच्चों लकड़ी तैरेगी तो फ्लोट आएगा, कागज की कश्ती तैरेगी तो फ्लोट आएगा। डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स, दिन प्रतिदिन मैं अपनी कागज की नावों को तैराता हूं। किसने लिखा है ऐसा? सब जानते हैं बच्चों, ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। आपकी छोटी कक्षा में एक कविता चलती है, मुझे ठीक से याद नहीं कौन सी क्लास में, तो वो कविता टैगोर की है, जिसमें वो पहली लाइन लिखते हैं कि डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स, दिन प्रतिदिन मैं अपनी कागज की नावों को तैराता हूं। तो फ्लोट बोला, देखो ध्यान दो बच्चों, फ्लोट यानी तैरना भी होता है, तैराना भी होता है। फ्लाई माने उड़ना भी होता है, उड़ाना भी होता है। आई एम फ्लाइंग का मतलब तो मैं उड़ रहा हूं, और आई एम फ्लाइंग काइट्स का मतलब मैं पतंग उड़ा रहा हूं। बर्ड्स आर फ्लाइंग, पक्षी उड़ रहे हैं, और वी आर द चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। उड़ना भी है, उड़ाना भी है, इधर तैरना भी है, तैराना भी है। दोनों बात समझ में आ गई? ओके। अब बच्चों इसकी सेकंड फॉर्म कैसे बनाओगे? इसमें बच्चों ईडी जोड़ दोगे, और थर्ड फॉर्म में भी ऐसा ही करोगे, ईडी जोड़ दोगे। ओके, यहां जरा देखो, स्विम, ये स्वाम, स्वम, स्विम स्वाम स्वम, स्विम स्वाम स्वम, इसका मतलब भी तैरना होता है। तो बच्चों दूसरी बात आपकी समझ में आ गई है। तीसरी बात पर बात करते हैं, मैं मिटा देता हूं इसको। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात बड़ी सरल है, ये आर है बच्चों। आर का मतलब क्या होता है पहले ये जानो। आर का मतलब बच्चों बड़ा ही आसान है, और आसान तो आर का मतलब क्या है, तो सारी चीजें आसान ही है, मुश्किल तो कुछ है ही नहीं। देखो आप, आर का मतलब है बच्चों, जरा देखना, रिपीटेड एक्टिविटी या रिपीटेड एक्शन बोल सकते हो इसको, ठीक है? या यूं कह सकते हो इसको रूटीन। क्या बोल सकते हो? रूटीन का मतलब जो काम रोजाना करते हो आप, वो रूटीन होती है, जैसे डेली रूटीन अपनी दिनचर्या। तो अब बच्चों इसको देखो, जैसे मैंने आपको कहा आई, ठीक है, ब्रैकेट में दे दिया आपको गो टू शिक्षा संकुल, ठीक है, और दे दिया बच्चों आई
ये डेली भी दे दिया ये। अब बताओ इसका मतलब क्या हुआ, रोजाना कोई काम होता है, यानी मैं रोजाना शिक्षा संकुल जाता हूं, तो आई गो टू शिक्षा संकुल डेली। अगर ऐसा सेंटेंस बच्चों मेरे को लिखना पड़ा तो इस वाक्य में आपको ये पता चल जाना चाहिए कि इसमें डेली भी आ रहा है। हालांकि डेली की बात आगे समझाऊंगा मैं, पर इसे पता चल रहा है कि इसमें काम डेली होता है, ये रिपीटेड एक्टिविटी है, मेरा रूटीन वर्क है, रोज का काम है, इसलिए इसको कौन से टेंस में होना चाहिए, इसको प्रेजेंट सिंपल में होना चाहिए। और प्रेजेंट सिंपल में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर उसमें ऐसे यस आएगा, तो बच्चों ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम लेके आए, ये आ गया गो। अब आई को तो बच्चों पीएस यानी प्लूरल सब्जेक्ट माना गया है ना, इसलिए इसमें एस या ईएस जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। सेंटेंस क्या बन गया है, आई गो टू शिक्षा संकुल डेली, आई गो टू शिक्षा संकुल डेली, मैं रोज शिक्षा संकुल जाता हूं। क्लियर हो गई ये बात? आगे देखते हैं अगली बात। अब बच्चों एक बात और है, एक सेंटेंस और देता हूं, जैसे ये है सैम वॉशेज हिज क्लॉथ्स, सैम अपने कपड़े धोता है, सैम वॉशेज हिज क्लॉथ्स ऑन संडेज। संडेज का मतलब रविवारों को। देखो बाकी 6 दिन तो क्या वो व्यस्त रहता है, तो पहले ही 2-4 जोड़े धो के रख लेता है, प्रेस व्रेस कर लेता है उनके, और आराम से अपने 6 दिन बिताता है। संडे को जब उसको टाइम मिलता है तो वो क्या करता है, सेम वॉशेज हिज क्लोथ्स ऑन संडेज, यानी शेम जो है क्या करता है बच्चों, संडेज को अपने कपड़े धोता है। यहाँ बच्चों एक फर्क और समझा देते हैं आपको। वो फर्क क्या है, वो फर्क बच्चों ये है, जरा देखना, एक क्लॉथ्स लिखा है ना मैंने, एक क्लॉथ्स ये भी होता है, लेकिन इसका अंतर आपको पता नहीं होगा, ज्यादातर लोगों को नहीं होगा, बाकी बहुतों को तो होगा। तो बच्चों ऊपर वाला क्लॉथ्स तो सही है, नीचे वाला गलत है, हालांकि सही दोनों है, ग्रामेटिकली दोनों सही हैं, लेकिन बच्चों आप मुझे बताओ, सिले हुए कपड़ों को धोगे बिना सिले हुए कपड़ों को धोगे? अब आप कहोगे साहब सिले हुए को धोएंगे, तो सिले हुए को धोगे तो ऊपर वाला लगाओ, और बिना सिले हुए, जैसे मान लो बेडशीट वगैरह तो सिली हुई नहीं होती ना बेडशीट, तो बेचारा सेम उसकी बेडशीट भी वही धोता होगा। तो इसमें दोनों प्रयोग सही हो सकते हैं। मैं समझाना सिर्फ ये चाहता हूं, जहां ईएस का प्रयोग होता है वहां सिले हुए कपड़ों का अर्थ दिया जाता है, ठीक है। जहां ऊपर बच्चों देखा आपने जो स्टिच्ड क्लॉथ्स होते हैं, स्टिच्ड माने सिले हुए, ईएस लगता है उसमें, और अगर केवल एस है तो उसका माने थान के कपड़े, बिना सिले हुए कपड़े होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपने क्या देखा, आपने देखा कि जिस वाक्य में रूटीन वर्क होता है या जिस वाक्य में रिपीटेड एक्टिविटी या रिपीटेड एक्शन होता है, सच सोर्स टाइप्स ऑफ सेंटेंस आर ऑलवेज रिटन इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। ऐसे वाक्य बच्चों हमेशा लिखे जाते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में। होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीबडी। अब बच्चों हम बढ़ेंगे आगे, ये जो फैक्ट है इसकी तरफ बढ़ेंगे। ये फैक्ट क्या है, इस फैक्ट के ऊपर आते ही बच्चों आपको एक चीज बड़ी अहम है जो मुझे समझानी है, और बहुत छोटी छोटी बातें जो आपको लगती है कि ये तो काफी छोटी है, लेकिन बच्चों वो छोटी बातें ही तो मोटी है, और वो छोटी बातें ही खोटी है। तो उनमें क्या खोट है, उनमें क्या दोष है, उसको बाहर निकालना है। और आपकी जो कमजोरी है, जैसे अपन ईंट से ईंट मिला की चुनाई करते हैं, पोल रह जाती है ना, वो पोल क्या है बच्चों, बहुत भारी पड़ जाती है। उस पोल को अपने को निकाल करके बाहर करना है, और आपको क्या करना है, आपके करियर की जो दीवार है उसको बहुत सुदृढ़, उसको बहुत कंसोलिडेट करना है। तो एफ की बात हम करेंगे। एफ की बात करेंगे तो बच्चों समस्या क्या है, कर लेते हैं। तो देखो ये एफ यानी क्या होता है, जरा देखो बच्चों, फैक्ट। और फैक्ट का मतलब होता है तथ्य। क्या होता है, तथ्य। तथ्य तो जानते हो, तथ्य तो तथ्य होता है, तथ्य एक प्रकार का सत्य होता है। तथ्य बच्चों एक प्रकार का सत्य होता है। तो क्या है तथ्य, इसके बारे में बच्चों हम बात करेंगे, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक।
तो जो फैक्ट यानी तथ्य होता है, ये बात कोई नई नहीं है जो आपको मैं समझाऊं, ये तो आप जानते हो। अब जो फैक्ट होता क्या है, फैक्ट तो हम बताएंगे आपको क्या होता है, और बहुत आसान तरीके से बताएंगे। जरा बच्चों जरा ध्यान देंगे, एक सेंटेंस लिखो आप, 2 and 2, 2 and 2 make या makes 4 या A4। ध्यान से बच्चों दिमाग लगा लेना, ये सेंटेंस बहुत आसान है, बहुत सरल है, और आपको लग भी रहा होगा कि सर हम तो काफी ज्ञान गुरु हैं और आप इतनी छोटी छोटी बातें क्यों समझा रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये सेंटेंस कितने बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ना। तो ये इसमें जो छोटी बात है वो आपको जो छोटी लगती है, जो आपसे गलती हो सकती है, उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, जरा ध्यान देंगे आप। 2 and 2 make 4 या। अब बच्चों पहली बात तो मुझे बताओ इसमें सब्जेक्ट कौन है। तो बच्चों आप जानते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है, 2 and 2। इन दोनों को बच्चों आपने किससे जोड़ा है, एंड से जोड़ा है। अब आप ये कहोगे साहब 2 तो बहुवचन है, प्लूरल है, ये भी प्लूरल नहीं बच्चों, ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है। क्योंकि दो बच्चों जैसे दो एक संख्या है। जैसे एक बात बताओ आप मुझे, अगर मैं आपसे कहूं कि आज दूसरा पार्ट पढ़ाएंगे तो दूसरा पार्ट 4-5 पार्ट हो गए क्या? मैं आपको कहूं 10वां पार्ट पढ़ाएंगे तो क्या 10 पार्ट हो गए हो? वो तो पार्ट तो एक ही है ना। तो बच्चों 2 को हमने यहाँ सिर्फ एक डिजिट माना है। जैसे 212 के अंदर पहले 213 के अंदर बताओ आप मेरे को, जो पहला डिजिट है वो क्या है? वो 2 है। तो पहला डिजिट अगर बच्चों 2 है तो वो 2 थोड़ी हो गया, वो संख्या तो एक ही है ना। तो यहां बच्चों समझ में आ रही है आपके, ये एक संख्या है और ये दूसरी संख्या माने दूसरा डिजिट है। अब बच्चों अब जब आप दो सिंगुलर को क्या करते हो, उसे जोड़ते हो। ये 2 नहीं है, आप इसको 2 समझ लो, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, दोनों मिलकर 2 गई। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। जब 2 पक्षकार मिलते हैं, 2 पार्टीज मिलेगी तो बच्चों प्लूरल हो जाएगा। एंड से जोड़ा आपने तो बच्चों जाहिर सी बात है प्लूरल हो गया है। चूंकि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल हो गया है इसलिए मेक सही है, मेक्स गलत है। दिमाग में बैठा लेना। 2 और 2 4 बनाते हैं या 2 और 2 4 होते हैं। अब बच्चों ये जो मेक है ना, इसका एक मतलब बताया आपको बनाना, एक मचाना, और एक बता दिया आपको होना। अब ये कहोगे साहब बी यानी होना होता है। अरे होता है तो मैं मना कब कर रहा हूं कि नहीं होता है, पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि कभी कभी मेक का मतलब भी होना निकलता है। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं। अब कायदा तो ये बच्चों 2 और 2 4 होते हैं, पर हम जल्दीबाजी में क्या बोलते हैं 2 और 2 4 होते हैं, कि वो ओ में ओ संधि हो की क्या हो जाता है। पर शुद्ध उच्चारण जो है वो ये है कि 2 और 2 4 होते हैं। आ गई बात समझ। अब बच्चों दूसरी बात ये भी समझो कि 4 के पहले क्या ये ऊपर वाला 4 सही मानू या नीचे वाला मानू? ध्यान दो बच्चों, 4 क्या है? ऊपर वाला बिल्कुल सही है, कोई समस्या नहीं है। 2 और 2 4 होते हैं। अब बच्चों 4 होते हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि अगर 4 को आप क्या मान सकते हो? एक संख्या मान सकते हो, डिजिट। और अगर डिजिट है तो बच्चों फिर वो क्या हो जाएगा? फिर वो नाउन की श्रेणी में आ जाएगा। तो 1 4, तो ये दूसरा वाला भी इसमें सही है। वैसे ज्यादातर प्रयोग आप ऊपर वाला परीक्षा की दृष्टि से इसी का ध्यान रखें। आ गई ये बात समझ में? अब बच्चों इसमें क्या है बताओ जरा, इस सेंटेंस में फैक्ट है या नहीं है? 2 और 2 4 होते हैं। अब मुझे बताओ कि 2 और 2 4 होते हैं तो क्या 2 और 2 3 भी हो सकते हैं? 2 और 2 बच्चों 4 होते हैं तो 4 ही होते हैं। एक रेख क्या होता है? ये एक रेख बताओ, एक रेख क्या हो गया? 2 गया। लेकिन आपको पता है वो मैत्री शरण गुप्त ने भारत भारती में लिखा नहीं है 2 1 एकादश हुए किसने नहीं देखे सुने, हाँ शून्य के भी योग से हैं अंक होते 10 गुने। देखो बच्चों ये एक, अब बताओ अब तो एक ही रहेगा ना। लेकिन वो मैत्री शरण गुप्त कहते हैं कि 2 1 एकादश हुए मानी ये तो 11 हो गई। और किसने नहीं देखे सुने, हाँ शून्य के भी योग से हैं अंक होते 10 गुने। तो वो तो कहने का तरीका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गणित तो गणित है। और आप जानते हो बच्चों 2 और 2 तो 4 होते हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि इसमें फैक्ट है। फैक्ट बच्चों वो होता है 2 और 2 4 यहां भी होते हैं, इंग्लैंड में भी होते हैं, अमेरिका में भी होते हैं। तो फिर आप वो इसलिए यूनिवर्सल ट्रूथ है। अरे बच्चों हर फैक्ट यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत ही अंतर्वलित होता है। हर फैक्ट यूनिवर्सल ट्रूथ में ही आ गया है। यूनिवर्सल ट्रूथ एक इतना बड़ा पेड़ है
कि उसकी कई डालियां हैं, कई शाखाएं हैं, कई पत्तियां हैं, उसी के अंदर शामिल है सब बातें। एनी हाउ, तो बच्चों मैं अब फैक्ट की बात जब करता हूं तो समझ में आ गया, गणितीय सत्य है बच्चों ये, दिस इज ए मैथमेटिकल फैक्ट। कैसा फैक्ट है ये गणितीय सत्य है बच्चों, दिस इज ए मैथमेटिकल फैक्ट, यानी एमएफ। क्या बोल दिया बच्चों मैंने? एमएफ। आप ब्रैकेट में लिख लेंगे एमएफ, तो एमएफ का मतलब तो जानते हो, एमएफ का मतलब तो बच्चों मैथमेटिकल फैक्ट होता है। तो जीएफ का मतलब क्या होता है? तो जीएफ का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। तो बच्चों क्या आप जाना आपने जाना एमएफ, ये तो बच्चों एमएफ था। अब क्या बताऊंगा आपको? अब बताऊंगा आपको जीएफ। ठीक है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये भी कोई ज्यादा विशेष नहीं है, बहुत आसान है, जैसे एमएफ था वैसे ही है। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे एक सेंटेंस बोलूं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, क्या पृथ्वी अपनी कीली पर, अपनी धुरी पर चक्कर काटती है, या सूर्य पूर्व में उदित होता है, कोई समस्या ही कोई समस्या नहीं है। तो बच्चों एक सेंटेंस जरा देखो, द। अब वो यूनिवर्सल ट्रुथ में तो बच्चों आपने एक तो लिख ही लिया था, सूरज वाला तो लिख ही लिया था, लेकिन बच्चों आपको पता ही, हम तो ये सोच रहे थे कि सूरज क्या करता है, पृथ्वी के चक्कर काटता है। लेकिन बहुत दिनों के बाद में हमको किसी ने बताया, अगर मैं ठीक से कहूं तो शायद कोई गैलीलियो वगैरह ने बताया, तो मुझे ठीक से पता नहीं है, सामाजिक वाले गुरु जी से पूछ लेना। पर इतना जरूर है कि किसी ने हमको बताया था कि साहब पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर काटती है, सूरज तो अपनी जगह ही रहता है, सूरज कहीं नहीं जाता है ना, सूरज कहीं नहीं जाता, वो तो अपनी जगह रहता है, पृथ्वी काटती है, और चांद पृथ्वी के काटता है। एनीहाउ, अब बच्चों मुझे सेंटेंस ये कहना है, द अर्थ, कोई समस्या? मूव्स, द अर्थ मूव्स राउंड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। द अर्थ मूव्स राउंड द सन का मतलब हुआ कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर काटती है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर काटती है। बच्चों ये क्या है? ये बच्चों जीएफ है। अब जीएफ का मतलब समझ गए होंगे, नहीं समझे तो अब समझ लो, ये हो गया ज्योग्राफिकल। ये बच्चों ज्योग्राफिकल फैक्ट है। कैसा फैक्ट है ये बच्चों एक भौगोलिक, भूगोल प्लस एक बराबर भौगोलिक सत्य है, ये भौगोलिक तथ्य है ये। तो जीएफ भी समझ में आ गया आप। अब आगे वाला एफ समझा देते हैं। एक एफ होता है बच्चों, ये हो गया आपका एच एफ। एच एफ क्या होगा? एच एफ भी वैसा ही होगा। ये बच्चों एच एफ भी बताते हैं आपको, एच एफ क्या है जरा देखना। अगर बच्चों हम यूं कहें कि समुद्र, ठीक है, गुप्ता, समुद्र गुप्ता नेपोलियन ऑफ इंडिया। ये समझ में नहीं आता कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है, पर कहा जाता है क्योंकि समुद्रगुप्त तो नेपोलियन से भी पहले हो गए थे, और समुद्रगुप्त की विशेषताएं ऐसी थी कि वो नेपोलियन पर भी भारी पड़ती है। इस दृष्टि से यदि नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त कहा जाए तो कोई हाइपरबोल, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पर अपने हम तो इतने बड़े इतिहासकार है नहीं, इसलिए हमने तो हमारा विचार मात्र रखा है, पर ये जैसा है उसी रूप में हम पढ़ रहे हैं इसे। तो बच्चों समुद्रगुप्त तो एक वचन है। अब आपको मैंने ये भी कहा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस वह भी होता है जिसमें इज मार का प्रयोग किया जाता है, एजेव का प्रयोग किया जाता है, और आगे किसी अन्य वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। क्लियर हो गया? अब बच्चों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं या कहा जाता है, या समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है? अगर बच्चों मैंने ऐसा कहा तो समुद्रगुप्त तो एक वचन है, इसलिए बी को एक वचन बनाओ, और बी को एक वचन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बी ई प्लस एस, और प्रेजेंट में क्या बन जाएगा? इज बन जाएगा। तो बताओ क्या होगा? यहाँ इज हो जाएगा। अब बोलो समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है। ये बच्चों एच एफ का मतलब समझ गए होंगे। ये बच्चों हिस्टोरिकल फैक्ट है। कैसा फैक्ट है ये? HISTORICAL और ये FACT, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो बच्चों आपने क्या देखा? आपने ये देखा मैथमेटिकल फैक्ट हो सकता है, ज्योग्राफिकल फैक्ट हो सकता है, हिस्टोरिकल फैक्ट हो सकता है, और क्या हो सकता है बच्चों? और SF का मतलब साइंटिफिक फैक्ट भी हो सकता है। क्या हो सकता है? साइंटिफिक फैक्ट भी हो सकता है। अब जरा बताएंगे साइंटिफिक फैक्ट क्या होता है?
ये तो सब जानते हैं कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। तो आप क्या करो, ये वाटर, ठीक है। अब बच्चों वाटर कैसा नाउन है? ये एक मटेरियल नाउन है। कैसा नाउन है बच्चों? मटेरियल नाउन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, उसको कभी भी प्लूरल में चेंज नहीं किया जा सकता, तथा उसके पहले सामान्य परिस्थिति में किसी भी आर्टिकल का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। अब वाटर बच्चों सिंगुलर है, तो बताओ बॉयल आएगा या बॉइल्स आएगा? तो सब जानते हैं बॉइल्स आएगा, वाटर बॉइल्स। अब एट, यहां बच्चों ऑन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि निश्चित समय, स्थान, गति और कीमत के लिए एट का प्रयोग होता है। तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो बच्चों ये क्या है? ये बच्चों समझ गए होंगे आप, ये साइंटिफिक ट्रूथ है। कैसा ट्रूथ है ये साइंटिफिक ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट है बच्चों, ये साइंटिफिक फैक्ट हो गया। ओके, अब बच्चों एक HF और बताएंगे। इस HF को बच्चों नंबर 1 दे दो और इसको नंबर 2 दे दो। अब ये दूसरा HF क्या है? ये बच्चों आप जानते हो कि जब भी हम जाते हैं और कुत्ता हमको देखता है, तो कुत्ता बताओ हमको देख करके भौंकेगा या नहीं भौंकेगा? कुत्ता तो हमको देख करके भौंकेगा या नहीं भौंकेगा? पर बच्चों एक बात यह है कि कुत्ता हमको देख के भौंकेगा यदि हम उसके लिए किसी अजनबी हैं तो क्या ये कुत्तों की आदत नहीं है कि कुत्ते अजनबियों को देख करके भौंकते हैं? न जाने क्यों भौंकते हैं वो। तो जरा देखना, डॉग्स, क्या लिखा बच्चों? अब बच्चों यहां पर PCN यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन है ये, इसलिए इसके पहले मैंने आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है, नहीं होगा। PCN का मतलब होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले सामान्य परिस्थिति में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, परंतु विशेष परिस्थिति में हो सकता है, अगर आगे ऑफ आ रहा है तो। जैसे द गर्ल्स ऑफ द पंजाब आर मोर ब्यूटीफुल देन दोज ऑफ राजस्थान, तो उसी तरीके से द काउज ऑफ हरियाणा आर बेटर देन दोज ऑफ राजस्थान, माने हरियाणा की गायें राजस्थान से ज्यादा अच्छी नस्ल की होती है, दूध ठीक देती है, तो उधर की गायें हैं। अब बच्चों मुद्दे की बात यह है कि ये प्लूरल है, यहाँ आर्टिकल नहीं आएगा, परंतु यदि यहाँ ऑफ आ रहा होता या यहाँ कोई क्लोज या फ्रेज जोड़ करके इसको डेफिनेट बना दिया जाता, तब ये मुमकिन था कि इसके पहले कोई आर्टिकल आ भी जाता। तो बच्चों आप क्या कहोगे? डॉग्स बार्क, क्या लिखोगे? डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, यानी कुत्ते क्या करते हैं बच्चों? अजनबी में भौंकते हैं। तो ये कैसा फैक्ट है जरा बताना? ये बच्चों हैबिचुअल फैक्ट है। कैसा फैक्ट है ये हैबिचुअल फैक्ट है बच्चों। कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, ये हो गया हैबिचुअल फैक्ट। ये हैबिचुअल फैक्ट हो गया, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, ये हैबिचुअल फैक्ट हो गया। तो बच्चों आपने क्या देखा? मैथमेटिकल फैक्ट हो, चाहे ज्योग्राफिकल फैक्ट हो, चाहे हिस्टोरिकल फैक्ट हो, चाहे और कौन सा फैक्ट हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, और हिस्टोरिकल के अलावा हैबिचुअल फैक्ट हो, तो इन सब के अंदर क्या होता है? जैसे बच्चों जब भी आपको पता वेंद है, जैसे बिल्ली दूर होती है तो हम क्या बोलते हैं कि वेन द कैट इज अवे, वेन द कैट इज अवे, वेन द कैट इज अवे रेट्स प्ले। जब बच्चों वो दूर होती है बिल्ली, तो आपको पता चूहे क्या करते हैं? मस्ती करते हैं, क्योंकि उनको डर ही नहीं रहता। फिर किस बात का डर है? तो किसी बात का डर नहीं रहता है। अब बच्चों मुद्दे की बात यह है कि इतनी सारी बातें आपको समझाई फैक्ट के अंतर्गत बच्चों, चाहे वो मैथमेटिकल फैक्ट हो, चाहे वो ज्योग्राफिकल फैक्ट हो, चाहे वो हिस्टोरिकल फैक्ट हो, चाहे वो साइंटिफिक फैक्ट हो, चाहे वो हैबिचुअल फैक्ट हो, किसी भी प्रकार का फैक्ट है, तो बच्चों इस प्रकार का जो वाक्य है वो में से किस में आएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगा। तो बच्चों प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो पहला यूसेज है वह मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, इस तरह से बच्चों आज की बात यही समाप्त, और आगे वाली बात अगली क्लास में। बच्चों नमस्कार।